नमस्कार साथियों। हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पहला चैप्टर हम लोगों का है। इसको हम देखेंगे, ये पहली तस्वीर है, इसको जानने का प्रयास करते हैं ये किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। ये तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो बनाया गया है फ्रेडरिक सरियू के द्वारा ये चित्र बनाया गया है। विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का जो स्वप्न है वो राष्ट्रों के बीच जो संधि 1848, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो चित्र है इसके बारे में और क्या क्या चीजें हैं उसको भी यहाँ पर देखते हैं। 1848 में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो फ्रांसीसी कलाकार हैं जिसका नाम है फ्रेडरिक सरियू। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कलाकार कौन है। तो फ्रेडरिक सरियू, इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें इन्होंने क्या किया था, सपनों का एक संसार को ही रच डाला। ठीक है, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। किनसे मिलकर बना था, याद रखेंगे, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से। इस श्रृंखला के पहले चित्र जिसे अभी आपने देखा, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। याद रखेंगे किस जगह के लोग दिखाए गए हैं, तो यूरोप और अमेरिका कॉन्टिनेंट के सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यूरोप, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा यूरोप और किस कॉन्टिनेंट के, यूरोप के यहाँ पर लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो कतारबद्ध तरीके से, यहाँ पर यदि आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और इनके हाथों में ध्वज पताकाएं नजर आप सभी को आ रही होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है उसको आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है आगे, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, यानी स्वतंत्रता के लिए महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का एक घोषणा पत्र यहाँ पर दिखेगा। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सारियों के मतलब ये जो चित्र जिन्होंने बनाया है फ्रांसीसी कलाकार जो है जिसका नाम है फ्रेडरिक सरियू, 1848 में बनाया, कल्पना दृश्य जिसको यूटोपिया कहा जाता है, ऐसे समाज की कल्पना आप नहीं कर सकते जिस समाज में तमाम चीजें मिल सकती है। यूटोपिया में ऐसा समाज की परिकल्पना की जाती है जहां ऐसा लगता है हर एक चीज संभव है। तो यूटोपिया जिसको कल्पना दृश्य बोला जाता है, इसमें दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से भली भांति की जा सकती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। याद रखेंगे इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, याद रखेंगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास, यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिमा के पास, यहाँ पर फ्रांस के लोग जो पहचाने जा सकते हैं प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। क्या पहुंचा है, अभी अभी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा हाथ में थामे हुए हैं। सॉरी, यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की थी यानी बनाई थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने हुए थे। जर्मन लोग, याद रखेंगे, जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी।
जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जर्मन के बाद याद रखेंगे ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही लाम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। जिस प्रकार से हिंदू मैथोलॉजी में भी देखते हैं ऊपर से भगवान देख रहे हैं, तो यहाँ भी इनके हिसाब से स्वर्ग से, ठीक है, ईसा मसीह, संत और फरिश्ते नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में ऐसा किया है। आगे यहाँ पर देखते हैं, इस अध्याय में कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का क्या होता है, उदय होता है। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें राष्ट्र रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या यूं कहें विरासत की भावना झलक रही थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, ऐसा नहीं है, ये इटर्निटी से चली आ रही थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया था। उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए कुछ कीवर्ड को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक कीवर्ड है, इसको हम सभी को ध्यान में रखना है। कीवर्ड है निरंकुशवाद। तो याद रखेंगे निरंकुशवाद किनको कहा जाता है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं निरंकुशवाद। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार भी कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीयकृत यानी सेंट्रलाइज्ड सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। कल्पना दृश्य या यूटोपिया की बात करें, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव सा होता है। आप ऐसा कह सकते हैं जैसे आप स्वप्न देखते हैं, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं। आपकी राय में चित्र 1 किस प्रकार एक कल्पना दृश्य दृष्टि को प्रतिलंबित करता है, आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्र क्या है, इसको लेके अर्नेस्ट रेनन भी कहते हैं, या अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है उसको हम आगे देखते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन, 1823 से 1892 तक ये रहते हैं। इन्होंने 1882 में, याद ही आपको रखना है, भारत में उस वक्त अंग्रेजों का यहाँ पर हुकूमत चल रहा था। तो इस वर्ष सेबॉन विश्वविद्यालय है वहां पर यूरोप में, विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत उन्होंने किया था। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में भी छपा था जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना भी करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, ये हमें याद रखना है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इनका भी राष्ट्र की एक परिकल्पना अपनी है। आगे देखते हैं, कुछ शब्द है जैसे जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दें, उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को बताना है। आगे यहाँ पर रेनन के द्वारा जो बातें कही जाती है, अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध
कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोभ ही हो जाएगा। ऐसा इनका परिकल्पना है। तो काफी बहुत अच्छा परिकल्पना है। इसको आप सभी अपने प्रश्नों के माध्यम से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, जिसको हम अगले क्लास में आगे कंप्लीट करेंगे। तो ये सीरीज आप सभी के लिए लेके आया जाएगा। आप सभी को कैसा लग रहा है आप कमेंट में अपनी राय बिल्कुल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद साथियों।